हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ज्ञान सागर का 14वां पाठ बहू की विदा हमने पढ़ा। तो आइए आज हम इसका अभ्यास करें। और पहला ही है इसमें पाठ में से प्रश्न उत्तर। तो पाठ में से पहला ही प्रश्न है, प्रमोद कौन था, वह किसकी विदा करवाने आया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जीवनलाल कमला की विदा क्यों नहीं करना चाहता था। तीसरा, अपनी विदाई न होने पर कमला की क्या प्रतिक्रिया थी। और चौथा प्रश्न है, राजेश्वरी ने जीवनलाल को क्या समझाया। ठीक है। तो इस प्रश्न के जो उत्तर हैं, पहला ही प्रश्न आप देखेंगे, प्रमोद कौन था, वह किसकी विदा करवाने आया था। तो प्रमोद 23 वर्ष का, ठीक है, प्रमोद 23 वर्ष का सीधा सादा युवक है। वह अपनी नवविवाहिता बहन कमला की विदाई करवाने उसके ससुराल आया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, जीवनलाल कमला की विदा क्यों नहीं करना चाहता था। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है यहाँ, जीवनलाल ने नहीं आएगा, ने को काट दीजिएगा। जीवनलाल कमला को विदा नहीं करना चाहता था। ठीक है। जीवनलाल कमला को विदा नहीं करना चाहता था क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रमोद ने न तो तय की हुई दहेज की राशि उन्हें दी और न ही बारातियों की खातिरदारी अच्छे से की। तीसरा प्रश्न था, अपनी विदाई न होने पर कमला की क्या प्रतिक्रिया थी। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है, अपनी विदाई न होने पर भी कमला ने अपने कष्टों को अपने भाई प्रमोद के सामने व्यक्त न होने दिया। उसने अपनी सास और ससुर की तारीफ की। उसने यह भी कहा कि गौरी आ रही है, उसका भी स्वभाव बहुत अच्छा है, आप चिंता न कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, राजेश्वरी ने जीवनलाल को क्या समझाया। ठीक है। और चौथे प्रश्न का उत्तर है, राजेश्वरी ने जीवनलाल को शराफत और इंसानियत की सही परिभाषा समझाते हुए यह बताया कि बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं है, उन्हें कमला की विदाई कर देनी चाहिए। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूरे प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष हैं। इसको सही ढंग से उतारिएगा। और ये दूसरे प्रश्न में जीवनलाल के बाद ने लिखा है, ने को काट देना, ने नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे जीवनलाल कमला को विदा नहीं करना चाहता था। इस तरह से उत्तर आगे लिखेंगे पूरा। ठीक है। तो अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सामने लिखे हुए प्रश्न उत्तर हैं तो सही ढंग से उतारें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पांचवा। पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के आगे सही का तथा गलत कथनों के आगे गलत का निशान लगाइए। ठीक है। तो हर लड़की सास ससुर के साथ सावन बिताने का सपना देखती है, यह सही है या गलत। तो यह गलत है। ठीक है। दूसरा है, जीवनलाल कमला की विदाई के लिए 5,000 रुपये मांगता है। बिल्कुल मांगता है, सही है। कमला राजेश्वरी को ममता की मूर्ति कहती है। बिल्कुल कहती है। प्रमोद कमला की विदाई के लिए दुकान बेचने की बात करता है। नहीं, वो मकान बेचने की बात करता है। राजेश्वरी जीवनलाल की दहेज की मांग से सहमत नहीं थी। बिल्कुल। ठीक है। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए। सही गलत हो गया, इसको किताब में ही करना, नोटबुक में करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है आपका बातचीत के लिए। ठीक है। तो देखिए, इसमें बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और दूसरा ही प्रश्न इसमें है, जीवनलाल राजेश्वरी से, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप, पहले प्रश्न का उत्तर, बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, आशय स्पष्ट कीजिए। कई बार प्रश्न उत्तर में भी आ जाता है ये। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप,
प्रस्तुत कथन में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ गर्व और अभिमान की बात हो रही है। ठीक है। और जीवनलाल का यह मानना है कि उन्होंने अपनी बेटी गौरी की शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। पर्याप्त दहेज और सामान देकर उन्होंने लड़के वालों का मुंह बंद कर दिया है। ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न है बातचीत के लिए में, जीवनलाल राजेश्वरी तथा कमला के चारित्रिक गुणों पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, जीवनलाल धन के मद में चूर एक अभिमानी व्यक्ति है। वे पैसों को भावनाओं से अधिक महत्व देते हैं। और राजेश्वरी एक समझदार और भद्र महिला है। उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की अद्भुत शक्ति है। कमला कैसी है? कमला एक आदर्श बहू है। वह अपने ससुराल वालों की तारीफ करती है और अपने भाई को भी सब कुछ सही हो जाने की दिलासा देती है। और तीसरा ही प्रश्न है, दहेज प्रथा को समाप्त करने में युवाओं का क्या योगदान हो सकता है? ठीक है, ये आप अपनी तरफ से कह सकते हैं। कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, भारत भूमि से दहेज प्रथा को निर्मूल करने के लिए सबसे पहले युवाओं को अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे। पॉजिटिव सोच जिसको कहते हैं ना, उन्हें गुण को प्राथमिकता देनी होगी, न कि दहेज को, है ना। यदि युवा पीढ़ी कहे ना कि हमने तो गुण देखने हैं, लड़की पढ़ी लिखी है ना, उसके अंदर कितने गुण है ना, समझदार है, जो भी है वो देखना है पहले, ना कि दहेज की वो कितना दहेज देंगे। कन्याओं को भी शिक्षा के पूरे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि उन्हें भी स्वावलंबी होने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो अपने पैरों पर खड़ी हो लड़कियां। ठीक है। और चौथा है, जीवनलाल किस मरहम की बात करता है, उसे वह मरहम किस प्रकार मिलता है? तो इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर पता होने चाहिए। देखिए, एकांकी में, ये एक एकांकी है। एकांकी में जीवनलाल जिस मरहम की बात करते हैं वो दहेज के 5,000 रुपये हैं जिसे वे कमला के भाई प्रमोद से वसूलना चाहते हैं। उन्हें यह मरहम नहीं मिल पाता क्योंकि ऐसा ही मरहम उनकी बेटी गौरी के ससुराल वाले उनसे चाहते थे। ठीक है, तभी तो उनको होश आई, है ना। अच्छा, अगला है अनुमान और कल्पना के प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है अनुमान और कल्पना के प्रश्न में कि क्या होता यदि राजेश्वरी कमला और प्रमोद का साथ न देती। तो देखो, यदि राजेश्वरी कमला और प्रमोद का साथ न देती तो कमला की विदाई लगभग असंभव हो जाती और जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास कभी भी नहीं हो पाता। और दूसरा प्रश्न, यदि गौरी की विदाई हो जाती तो क्या होता। यदि जीवनलाल की अपनी बेटी गौरी की विदाई हो गई होती तो उनका घमंड कभी भी चूर चूर न होता और न ही प्रमोद और राजेश्वरी की वाणी उनकी आंखें खोल पाती। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। ठीक है, अब इसमें आइए भाषा की बात पर हम चले। तो नीचे दी गई वर्ग पहेली में क्रिया विशेषण शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से क्रिया विशेषण कौन से शब्द छिपे हैं। देखिए, हम इसमें हैं, देखो, कल। ठीक है, फिर है इसमें अभी, धीरे, फिर है इसमें इधर। ठीक है, तेज, किधर भी है, किधर। ठीक है, और इसमें आ जाएगा बहुत, आज, तब। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द हो गए, देखो, कल, अभी, आज, बहुत, तब, धीरे, इधर, तेज, किधर। ठीक है,
तो ये सारे कौन से हैं? क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो इनको आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, इनको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, पाठ में आए कोई चार पाठ में आए कोई चार शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। तो कोई चार शब्द युग्म, तो शब्द युग्म क्या होता है? जोड़ा, है ना। तो जोड़े होते हैं, तो किस तरह के? जैसे बोलते हैं ना, भाई बहन, इधर उधर, दाएं बाएं, इस तरह वाले। तो यहाँ पर पाठ में कौन से आए हैं? जैसे यहाँ पर आया भला बुरा, ठीक है, भला बुरा आया है। और कौन से आए हैं इसमें? भला बुरा के साथ आया है नाक मूंछ। सिर्फ मैं बता रही हूँ, आपने स्वयं लिखना है। भला बुरा, बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। भला, फिर योजक चिन्ह, बुरा, भला बुरा, नाक मूंछ, ठीक है, बीच में योजक चिन्ह है। 7 8 सुख सुहाग, ठीक है। अब पाठ में आए कोई चार पुनरुक्त शब्द ढूंढ कर लिखते हैं। अब पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं? पुनरुक्त, जो बार बार आए हैं एक ही जैसे शब्द, ठीक है, उनको पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर खड़ी खड़ी, ठीक है, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, ऐसा आया था ना, तो खड़ी खड़ी, बीच में योजक चिन्ह है। समझाते समझाते, बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। धीरे धीरे, बीच में योजक चिन्ह लगेगा। तो ऐसे शब्द कौन से होते हैं? पुनरुक्त शब्द। अगला है हमारे जीवन मूल्य के प्रश्न है। दहेज प्रथा नैतिक मूल्यों का हनन कर रही है, कैसे? बेटा बेटी की समानता सुदृढ़ समाज की नींव है, अपने विचार बताइए, ठीक है। तो इसमें आप अपने विचार वैसे लिख सकते हैं। तो जीवन मूल्य के प्रश्न में पहला प्रश्न था, दहेज प्रथा नैतिक मूल्यों का हनन कर रही है, कैसे? तो उत्तर देखिए, दहेज प्रथा समाज के नैतिक मूल्यों का हनन कर रही है क्योंकि दहेज के लालची ससुराल वाले अपने बहू को अपनी बहू को तरह तरह से परेशान करते हैं। इतना ही नहीं, कितनी बार तो बहुओं को आग के हवाले कर दिया जाता है। ऐसे में दहेज समाज के लिए एक बदनुमा दाग के सिवा कुछ भी नहीं। दूसरा प्रश्न था, बेटा बेटी की समानता सुदृढ़ समाज की नींव है, अपने विचार बताइए। तो समाज में दोनों लिंगों की समान आवश्यकता होती है। इसमें विषमता आने पर समाज का सही तरीके से चल पाना असंभव है। इस समस्या के समाधान हेतु हमें बेटा बेटी को एक समान ही मानना चाहिए। उन्नति के सभी क्षेत्रों में दोनों को समान अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। ऐसा होने पर ही एक सुदृढ़ समाज की नींव रखी जा सकती है, ठीक है। और इसमें अंतिम है कुछ करने के लिए, तो ये आप लोगों के लिए है। समाज में फैली कुरीतियों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। इनके कारण एवं निवारण संबंधी परियोजना कार्य तैयार कीजिए। तो कोई परियोजना कार्य तो नहीं तैयार करेंगे अभी, ठीक है। दूसरा है, पाठ में कुछ मुहावरों का प्रयोग हुआ है। देखो, मुहावरे तो आए हैं पाठ में। अध्यापक कुछ अन्य मुहावरों को पर्ची पर लिखकर, अच्छा, अपने पास रख ले। कक्षा का एक बच्चा इनमें से एक पर्ची उठाकर उसमें लिखे मुहावरे का मूक अभिनय करेगा। तो देखो, हमने मूक अभिनय तो हम पहले भी करते थे ना, फिर आप लोग मुहावरे बताते थे, है ना, और बच्चे उसको समझते थे कि कौन सा मुहावरा है, मतलब एक्ट करके बताते थे, और बच्चे उस मुहावरे का अर्थ भी बताते थे, है ना, अर्थ समझ लेते थे, ठीक है। तो ये तो कुछ करने के लिए, बाकी यहीं तक आपके जो हैं प्रश्न उत्तर है, जिनको आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और अपनी नोटबुक में प्रश्न उत्तर करें, ठीक है। ओके, बाय एंड थैंक यू।